नमस्कार, मैं वीके सिंह और आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन या फिर मुद्रास्फीति। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत या अर्थशास्त्र के अंतर्गत सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसको कहा जा सकता है। और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, अवस्फीति, डिफ्लेशन, स्फीति, फ्लेशन, ये तीन टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पर हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और शुरुआत अभी हम यहाँ पर इन्फ्लेशन शब्द से ही करेंगे। और इन्फ्लेशन या सिंपल सा हम मुद्रास्फीति कहें और उसकी डिफिनीशन को यदि हम कहें तो उसको लिंक अप किया जाएगा प्राइस लेवल से। प्राइस लेवल किसकी? दो ही चीजें अर्थव्यवस्था में होती हैं, या तो गुड्स या सर्विसेज। गुड्स चाहे आपके वो प्राइमरी सेक्टर से आ रहे हों, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर से आ रहे हों, और सर्विसेज आपकी टर्सरी सेक्टर है। तो किसी की भी प्राइस, चाहे हम वो प्राइमरी सेक्टर की बात करें या सेकेंडरी की करें या टर्सरी की करें, यदि उनके प्राइस लेवल में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या कांस्टेंट रहता है, तो यहीं से तीन टर्म्स जनरेट होते हैं। एक कहा जाता है इन्फ्लेशन, दूसरा कहा जाएगा फ्लेशन और तीसरा कहा जाएगा डिफ्लेशन। अब यहां पर सबसे पहले हम आज का जो सेशन में हमने रखा है वो इन्फ्लेशन को रखा है। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, और इसके लिए दो चीजें हम यहां पर कहते हैं। सिंपल सा यदि हमें डिफाइन करना है तो हम ये कह सकते हैं इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु या सेवा के मूल्य में वृद्धि होना ही मुद्रास्फीति है। बड़ी सिंपल सी डिफिनीशन है। प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यदि इंक्रीज हो रही हैं तो उसी को हम इन्फ्लेशन कहेंगे। प्राइस ऑफ गुड्स यदि इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लिंकअप कर सकते हैं किसके साथ? परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा की क्रय शक्ति। यदि वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है तो इसका मतलब सिंपल सा यह है कि मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो रही है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी यदि कम हो रही है या परचेजिंग पैरिटी ऑफ मनी वो डिक्रीज कर रही है, और वस्तुओं की कीमत, सेवाओं का मूल्य यदि बढ़ रहा है, तो ये आपका इन्फ्लेशन होगा, या इसी को हम मुद्रास्फीति कह सकते हैं। सिंपल सी डिफिनीशन है कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेज एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज, कॉल्ड इन्फ्लेशन। आप सिंपल सा जो है एग्जाम्पल लेना चाहें तो ये कह लें कि आप मार्केट जाते हैं, झोले में पैसे भर करके ले जा रहे हैं और उधर से सामान आपको थोड़ा सा कैरी बैग में पकड़ा करके भेज दिया गया। इसके मतलब क्या है कि आपके झोले में भरे हुए पैसे की जो परचेजिंग पैरिटी है वो किसके बराबर है? वो कैरी बैग में थोड़े से मटेरियल की। ये क्या है? यही जो है इन्फ्लेशन है। इसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। यही जो है कह सकते हैं कि प्राइस, वस्तुओं का बढ़ना, वही जो है इन्फ्लेशन है। नॉर्मल सा मान लीजिए कि मनी 10 रुपए है, प्राइस 2 रुपए की ले लें, तो यहां पर क्या हुआ? यदि 2 रुपए की प्राइस है, 10 रुपए है, तो आप कितने गुड्स परचेज कर सकेंगे? 5 गुड्स। मतलब वहां पर जो है मनी की परचेज वैल्यू कितने की है? 5 गुड्स के बराबर है। लेकिन वही 10 रुपए है, प्राइस 5 रुपए हो जाए तो उस समय मनी की परचेज वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2 गुड्स के बराबर होगी। मतलब परचेजिंग पैरिटी वो क्या होगा? मनी की वो डिक्रीज करती है, और इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ये सिंपल सी डिफिनीशन है मुद्रास्फीति की। दूसरे हम पॉइंट पर आते हैं, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। सिंपल सा टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो दो तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। एक तो हम कहते हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन, दूसरा कहते हैं सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। डिमांड साइड इन्फ्लेशन मतलब जब मांग को बेस बना करके यदि मुद्रास्फीति को डिफाइन किया जा रहा है तो ये डिमांड साइड इन्फ्लेशन होगा, और यदि गुड्स की सप्लाई को बेस बना करके यदि इन्फ्लेशन डिफाइन किया जा रहा है तो वो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होगा। डिमांड साइड इन्फ्लेशन जिसको हम कह रहे हैं, इसी को हम कह सकते हैं कि मांग पक्ष मुद्रास्फीति, और दूसरा क्या हो जाएगा? पूर्ति पक्ष मुद्रास्फीति। डिमांड के बेस पर इन्फ्लेशन और दूसरा सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। जो डिमांड साइड इन्फ्लेशन है इसी को हम ट्रेडिशनल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, मतलब पारंपरिक मुद्रास्फीति। 1900 के लगभग जो इन्फ्लेशन मेजरमेंट करने का जो प्रोसेस हुआ करता था उसको हम
ट्रेडिशनल इन्फ्लेशन कहते हैं। आफ्टर 1950 के बाद जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ उसको हम न्यू इन्फ्लेशन कहते हैं। जो ट्रेडिशनल इन्फ्लेशन है उसी को हम डिमांड साइड इन्फ्लेशन कहते हैं, और न्यू इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम सप्लाई साइड इन्फ्लेशन कहते हैं। ट्रेडिशनल इन्फ्लेशन में क्या है, हम अभी उसको लिंक कर रहे थे कि डिमांड साइड इन्फ्लेशन, उसी को कुछ इकोनॉमिस्ट डिमांड पुल इन्फ्लेशन कह लेते हैं। और सप्लाई साइड इन्फ्लेशन क्या है, सप्लाई में क्या होता है, कास्ट के साथ में उसकी कीमत के साथ देखा जाता है, तो इसलिए उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कह लेते हैं। एक को हम कहते हैं मांग जन्य मुद्रास्फीति और दूसरे को कहते हैं कीमत जन्य मुद्रास्फीति। कीमत के आधार पर जो चीज हो रहा है उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे, और जो यहां पर इस तरफ से होगा उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। अब सबसे पहले आते हैं हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन पर। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स services increase due to increase in demand of goods and services in market is called demand side inflation। मतलब यदि मार्केट में वस्तुओं की कीमत या फिर सेवाओं की कीमत में इंक्रीज, मार्केट में डिमांड बढ़ने के कारण यदि हो रहा है तो उसको हम डिमांड साइड इन्फ्लेशन कहेंगे। मतलब मार्केट में आईटी सेक्टर की डिमांड इंक्रीज हो गई। मान लीजिए कि एक वेबसाइट है 10,000 में बनती है, और लोगों ने कहा कि हमें भी वेबसाइट बनानी है। न्यू एंटरप्रेन्योर के स्टेज में जो है, मान लीजिए आज के समय की बात करें, अभी कोरोना के बाद अब आजकल ज़्यादातर जो कुछ फेज शुरू होगा वो ऑनलाइन का दौर शुरू होगा। तो इस समय ऑनलाइन के मार्केट में यदि हर कोई पर्सन ऐप बनवाना शुरू करेगा, हर कोई पर्सन वेबसाइट के थ्रू अपनी मार्केटिंग करना शुरू करेगा, तो उस समय क्या होगा, आईटी सेक्टर्स के लोग जब डिमांड ज़्यादा हो गई है तो वो कीमत बढ़ा देंगे। उन्होंने कीमत बढ़ा दी, और ये कीमत बढ़ने के, डिमांड बढ़ने से ही यदि कीमत बढ़ रही है तो इसको हम डिमांड साइड इन्फ्लेशन कह सकते हैं। यदि ऐसा जनरेट होता है, ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो तुरंत, हो सकता है कि ना भी हो ऐसा, क्योंकि इस समय जो है लोगों की परचेजिंग पैरिटी भी तो ऐसी नहीं होगी। परचेजिंग पावर लोगों का हो पाएगा कि नहीं, कोई लोग इसको पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो चीजें दूसरे पहलू पर हैं। लेकिन यदि मार्केट में मांग बढ़ने के कारण यदि वस्तुओं की कीमत या सेवाओं की कीमत में वृद्धि होती है तो उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, या फिर उसी को मांग जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। यहाँ पर जो है मांग जन्य मुद्रास्फीति को हम 5 तरह से डिवाइड करेंगे। 5 टाइप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं कमोडिटी इन्फ्लेशन, कमोडिटी इन्फ्लेशन, या फिर वस्तु मुद्रास्फीति। वस्तु मुद्रास्फीति, जब मांग की अपेक्षा वस्तुओं की पूर्ति में कमी हो जाए, मांग की अपेक्षा वस्तुओं की पूर्ति में यदि कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितनी मांग है उसके कंपैरिजन में वस्तु मार्केट में सप्लाई नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो कीमत वहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यदि इस तरह से इंक्रीज होता है तो उसको हम कमोडिटी इन्फ्लेशन कहेंगे, उसको हम कहेंगे वस्तु मुद्रास्फीति। वस्तु मुद्रास्फीति मतलब वस्तु की कीमत, सप्लाई इन मार्केट कम हो गई है। जब सप्लाई कम हो गई है, लोगों की डिमांड बढ़ी हुई है, तो लोग जो है उसकी कीमत बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल सिंपल सा, मार्केट में सैनिटाइजर की सप्लाई कम हो रही है, खरीदार सभी लोग हैं, तो उस कंडीशन में सैनिटाइजर ये 50 रुपए की जगह पर 120 रुपए का भी बेचा जाता है, तो लोग उसको खरीदने के लिए आएंगे। तो इस तरह की जो इन्फ्लेशन होगी उसको हम कमोडिटी इन्फ्लेशन कहेंगे, या उसी को वस्तु जन्य मुद्रास्फीति कहेंगे। सेकेंड टर्म आता है करेंसी इन्फ्लेशन। अर्थव्यवस्था में करेंसी की मात्रा में वृद्धि के कारण यदि करेंसी का फ्लो इन इकोनॉमी ज्यादा हो जाए तो उस समय भी क्या होता है, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, तो उसको हम करेंसी इन्फ्लेशन कहेंगे। मतलब क्या है, करेंसी का बढ़ जाना। मान लीजिए कि मार्केट में लोगों की जेब में पैसे ज्यादा हो गए, यदि पैसे जेब में ज्यादा हैं तो शॉपकीपर ये जानता है कि क्या कहते हैं, हमारे इस गुड्स को, आप सिंपल सा, यदि कोई पर्सन जो है इस पेन की कीमत जो है मार्केट में, यदि शॉपकीपर को लगता है कि हम 100 की जगह पर 150 में बेच सकते हैं और लोग इसको 150 रुपए देंगे, लोगों की जो है कैपेसिटी है इतनी देने की, उस समय यदि इंक्रीज किया जा रहा है उसके कारण से, मतलब मार्केट में पैसा जो है सर्कुलेशन में ज्यादा आ गया, लिक्विडिटी इन मार्केट यदि इंक्रीज हो गई है,
तो क्या होगा, नॉर्मल तौर पर जो है शॉपकीपर क्या करेगा, वो प्राइस इंक्रीज कर देगा। और इस तरह से मार्केट में मनी की लिक्विडिटी इंक्रीज होने से यदि प्राइस ऑफ गुड्स या सर्विसेज इंक्रीज होती हैं तो उसी को हम कहेंगे करेंसी इन्फ्लेशन। मतलब बाजार में मुद्रा की मात्रा की पूर्ति वो ज्यादा हो गई है और उस कारण से वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो उसको हम करेंसी इन्फ्लेशन कहेंगे। तीसरा टर्म होता है, तीसरा टाइप जो हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन में कहना चाहें तो वो कह सकते हैं क्रेडिट इन्फ्लेशन। क्रेडिट इन्फ्लेशन क्या है? क्रेडिट मतलब साख, साख जन्य मुद्रास्फीति कह सकते हैं। साख कैसे? आप जानते हैं कि आरबीआई हमेशा जो है, अक्सर जो है मार्केट में मनी के सर्कुलेशन को कंट्रोल करने का काम जो है वो आरबीआई का है। किस तरह से करते हैं वो आप जानते हैं कि दो तरह से वो आरबीआई के फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव के तौर पर जैसे कि चाहे वो रेपो रेट बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, या रिवर्स रेपो रेट कम ज्यादा कर रहे हो, या बैंक रेट कम ज्यादा कर रहे हो, या सीआरआर कम ज्यादा कर रहे हो, या एसएलआर कम ज्यादा कर रहे हो, या ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू जो कुछ भी कर रहे हो, यदि क्रेडिट पॉलिसी में चेंज होने के कारण मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जा रही है, क्रेडिट पॉलिसी चेंज होने के कारण बस लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जा रही है, लोगों की परचेजिंग पावर की बात कर रहे हैं, मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है, लोग ज्यादा पैसा देकर के भी खरीदने की कंडीशन में हैं, तो ऐसी कंडीशन में यदि गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल बैंक की क्रेडिट पॉलिसी के कारण लिक्विडिटी मार्केट में इंक्रीज हो रही है और उसके बढ़ने से वस्तुओं या सेवाओं का मौद्रिक मूल्य इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्रेडिट इन्फ्लेशन कहेंगे या फिर उसे हम साख जन्य मुद्रास्फीति कहेंगे। यहां पर जो है मतलब यहां पर जब करेंसी इन्फ्लेशन में क्या है, बाय डिफॉल्ट जो है मार्केट में करेंसी का सर्कुलेशन इंक्रीज हो रहा है, बाय डिफॉल्ट मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है, नॉर्मल प्रोसेस में यदि इंक्रीज हो रहा है तो उस समय जो है क्या कहते हैं कि वो करेंसी इन्फ्लेशन होगा। लेकिन यदि सेंट्रल बैंक की पॉलिसी के थ्रू यदि मार्केट में करेंसी की लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट इन्फ्लेशन के तौर पर जानी जाएगी, उसे हम शाख जन्य मुद्रास्फीति कहेंगे। नेक्स्ट जो है डेफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन। डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहने का मतलब सिंपल सा है, घाटा जन्य मुद्रास्फीति। घाटा जन्य क्या है आप जानते हैं, गवर्नमेंट हर साल अपना बजट लाती है। बजट तीन तरह के आप नॉर्मल तौर पर डिफाइन करते हैं, चाहे वो बैलेंस बजट की बात करें, चाहे वो सरप्लस बजट की बात करें, या फिर हम डेफिसिट बजट की बात करें। बजट तीन तरह से यदि हम कह सकते हैं, नॉर्मल तौर पर गवर्नमेंट के बजट डेफिसिट बजट होते हैं। डेफिसिट बजट के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट से बोरोइंग उठाएगी, चाहे वो डोमेस्टिक बैंक से ले, चाहे वो फॉरेन बैंक से हो, चाहे जैसे भी, उसको वो अलग पार्ट है जो है वो बजट के अंतर्गत आता है। तो ऐसी कंडीशन में जब बजट की डेफिसिट पॉलिसी के कारण बस मार्केट में प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो वो डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन होगा। मतलब बजट के डेफिसिट के कारण, बजट में जो डेफिसिट की स्थिति है उसके कारण से यदि मार्केट में मुद्रा का इनफ्लो इंक्रीज होगा, और यदि मार्केट का में मुद्रा का इनफ्लो इंक्रीज होता है तो लोगों की जो है परचेजिंग पैरिटी, लोगों की क्रय शक्ति, परचेजिंग पैरिटी ऑफ द पीपल्स, वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। और इस तरह की जो इन्फ्लेशन जनरेट होगा, यदि वो परचेजिंग पावर जो है इंक्रीज होता है तो इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि लोगों को जो है वस्तुओं की, लोगों को खरीदने की क्षमता ज़्यादा आ गई है, जो लोग ज़्यादा पे कर सकते हैं, और यदि अधिक पे कर सक रहे हैं तो मार्केट में कीमत जो है इंक्रीज हो जाएगी, और कीमत इंक्रीज हो रही है तो इस तरह की जो इन्फ्लेशन होगा उसको हम डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहेंगे। नेक्स्ट है ब्रांडेड इन्फ्लेशन। ब्रांडेड इन्फ्लेशन सिंपल सा हम ये कह सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ब्रांड के कारण, किसी पर्टिकुलर ब्रांड के कारण जो है, या ब्रांडेड गुड्स के कारण अदर वस्तुओं की कीमत में इंक्रीज हो रहा है, या अदर वस्तुओं या सेवाओं की मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो उसको हम ब्रांडेड इन्फ्लेशन कहेंगे। किस तरह से, आप सिंपल सा मान लें कि कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड ले लें, मान लीजिए कि ली का आप जो है कंपनी का जो है जीन्स की बात करते हैं,
यदि वो 5000 से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे मिलती जुलती दूसरी भी ब्रांड जो होंगी वो भी अपने गुड्स की कीमत जो है 4 या 5000 से करेंगे। कल मान लीजिए कि ली वाले ने बढ़ा करके अपनी कीमत 8000 कर दी, तो अदर भी जो जीन्स की कंपनियां होंगी वो भी अपनी कीमत जो है 7-8 हजार के लगभग पहुंचा देंगे। जो है यहाँ पर पर्टिकुलर ब्रांड के कारण यदि गुड्स या सर्विसेज की कीमत में इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम ब्रांडेड इन्फ्लेशन कहेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो था उसको हमने 5 तरह से डिवाइड किया: कमोडिटी इन्फ्लेशन, करेंसी इन्फ्लेशन, क्रेडिट इन्फ्लेशन, डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन एंड ब्रांडेड इन्फ्लेशन। क्लियर? अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है उसको हम कहते हैं अगला टॉपिक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सिंपल सा हम कहना चाहें लागत जन्य मुद्रास्फीति। मतलब व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज increases due to the increase in factor cost of goods and services is called cost push inflation। कहने का मतलब यदि वस्तुओं की कीमत या सर्विस की कीमत लागत मूल्य बढ़ने के कारण बस यदि इंक्रीज हो रहा है तो उसको कीमत जन्य मुद्रास्फीति कहेंगे। लागत मूल्य क्या? किसी भी गुड्स की बात कर लें या सर्विस की बात कर लें, लागत कैसे बनती है? उसके जो मटेरियल लगे हुए हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल के तौर पर लग रहा है, चाहे उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, वाटर यूज किया जा रहा है तो वाटर का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, जो भी उसमें लगा है, ये सारी चीज़ों की यदि कीमत बढ़ती है और उसके कारण से यदि वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है या सर्विस की कीमत इंक्रीज हो रही है तो उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे या कीमत जन्य मुद्रास्फीति कहेंगे। क्लियर? अब इसके बाद अगला है टाइप ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कीमत जन्य मुद्रास्फीति के प्रकार।